नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम कंक्लूसिव प्रूफ यानी हिंदी में बात करें तो निश्चायक सबूत के बारे में समझेंगे। और निश्चायक सबूत को समझना हमारे लिए जरूरत इसलिए है कि हम सेक्शन 116 ऑफ बीएसए 2023 यानी धारा 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की पढ़ेंगे आज। तो इस धारा को समझने से पहले आपको कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने ये डेफिनेशन बताई हुई है, पर मैं आज फिर से बता दूंगा। सेक्शन 116 ऑफ जो है हमारी 116 जो है धारा हमारी, वो किसके बारे में बात करती है? वो बात करती है विवाहित स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो धर्मजस्य का निश्चायक सबूत है, यानी लेजिटिमेसी का जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान अगर किसी के बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है उसकी लेजिटिमेटी चाइल्ड का, मतलब वो धर्मज पुत्र कहलाएगा, अधर्मज पुत्र नहीं कहलाएगा। साथ ही इसको कंपेयर करके जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 से 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी धारा 112 के साथ। पहली चेंज बता देता हूं कि केवल नंबर चेंज है, बाकी सेक्शन के कंटेंट के अंदर नो चेंज। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इस सेक्शन से रिलेटेड प्री के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे कि नए लॉ में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजों को समझेंगे। और मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि मेरे जो भी वीडियोस होते हैं या जो भी मैं पीपीटी तैयार करता हूं वो मेंस और प्री एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे प्री में बनेगा वो कंक्लूसिव प्रूफ के रिगार्डिंग यानी निश्चायक सबूत के रिगार्डिंग अगर बनेगा तो वो यही बनेगा कि इसे नए लॉ में कहां डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। और पुराने लॉ में कहां था डिफाइन? ये सेक्शन 4 के अंदर, जो ऑलरेडी मैंने रेड से किया हुआ है। एक चीज तो आपको प्री के लिए याद रखनी है। अब कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है कंक्लूसिव प्रूफ होता क्या है, निश्चायक सबूत होता क्या है। तो conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम। जब एक फैक्ट कोई है उसे डिक्लेयर कर दिया गया यानी घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा। इसलिए टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनोदर। तो एक जो फैक्ट है वो से इस अधिनियम के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा दूसरे का। कब? द कोर्ट सेल, कब कोर्ट उसको मानेगा कंक्लूसिव प्रूफ? द कोर्ट सेल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, जब पहला फैक्ट जो है वो प्रूव हो जाता है रिगार्ड द अदर एज प्रूफ। तो जो दूसरा फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव प्रूफ होगा एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। और इस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए किसी भी तरह का एविडेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान के चलो 1 से 16 सेक्शन है, उसी को समझाऊंगा मैं जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करती है एविडेंस एक्ट में। मान के चलो एक ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, और एक हमारा ये पर्सन है, ठीक है, 2 व्यक्ति हो गए। अब ये दोनों की शादी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों की शादी से एक बच्चा पैदा हो जाता है,
ठीक है जी। अब क्वेश्चन जो कोर्ट के आगे वो आया है कि ये बच्चा इनका लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है, लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है। तो पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट ये है जो हमारी एक सेक्शन जो 16 है वो मैं समझाऊंगा आपको, अभी यही समझा दे रहा हूं यहां पे कि एक फैक्ट प्रूव होना चाहिए तभी दूसरे फैक्ट को कोर्ट प्रूव मानेगा और उसे उस फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूव मानेगा, जिसे जो पहला फैक्ट है उसे इस अधिनियम के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये फैक्ट प्रूव है। तो ये चीज एविडेंस एक्ट में कहां देखने को मिलती है, 116 और पुराने लॉ का 112 हुआ करता था, उसमें इस चीज की बात करी गई है। अभी मैं इस चीज को आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इन दोनों से बच्चा हुआ। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ए पर्सन ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे तो हम थे ही नहीं जब इसको बच्चा हुआ है, मतलब जिस टाइम ये कंसीव हुई है उस टाइम तो हम थे ही नहीं, अवेलेबल नहीं, तो ये बच्चा कैसे हो गया। तो वहां पे कोर्ट जो देखेगा वो यही देखेगा क्या ये दोनों उस टाइम वैलिड मैरिज में थे। अगर ये दोनों वैलिड मैरिज में थे तो एक ये फैक्ट जो वैलिड मैरिज में थे, ये दूसरे फैक्ट के लिए कि बच्चे के फादर कौन है, ये ए व्यक्ति है, ये कंक्लूसिव प्रूव होगा। बस इसमें केवल एक क्या है, एक्सेप्शन दे रखा है हस्बैंड के लिए कि वो अपना नॉन एक्सेस प्रूव कर दे। नॉन एक्सेस मतलब कि वो ये प्रूव कर दे कि उसने इस बच्चे को कंसीव किया ही नहीं है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी उस टाइम पे, या इम्पोर्टेंसी की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, तभी वो इसको रिवर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। पर एक फैक्ट के लिए दूसरा फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो इस चीज को समझनी है, यानी कंक्लूसिव प्रूफ के लिए पहले इस अधिनियम के द्वारा किसी एक फैक्ट को प्रूव डिक्लेयर किया गया हो, तभी जो दूसरा फैक्ट होगा उसको उसका वो कंक्लूसिव प्रूफ मान लेगा। ये मैंने इसका हिंदी वर्जन दे दिया है। निश्चायक सबूत का अर्थ है जब इस अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है तो न्यायालय पहले तथ्य के सिद्ध हो जाने पर दूसरे तथ्य को सिद्ध मानेगा और उसे गलत साबित करने के उद्देश्य से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा। तो कंक्लूसिव प्रूफ तो आपको समझ आ गया होगा। इन सिंपल लाइन में आपको बता दूं, एक कोई फैक्ट है जिसे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने डिक्लेयर करा है प्रूव्ड, तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा फैक्ट होगा कोर्ट उसे क्या मानेगा, कंक्लूसिव प्रूफ मानेगा उसको दूसरे का, और उसे भी प्रूव्ड मानेगा, उसका कंक्लूसिव प्रूफ मानेगा। और ऐसे जो दूसरा जिसको उसने कंक्लूसिव प्रूफ मांगा है, ऐसे किसी भी प्रूफ को डिस्प्रूव करने के लिए वो किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं करेगा कि वो कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस लेके आ जाए। ये कहती है कंक्लूसिव प्रूफ। अब समझते हैं सेक्शन जो 1 से 16 हमारी है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेटी, यानी विवाहित स्थिति के दौरान जन्म धर्मजस्व का निश्चायक सबूत है। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न, फैक्ट क्या है, एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। ठीक है, फैक्ट ये है कि कोई पर्सन जिसका जन्म हुआ है, किस दौरान जन्म हुआ है, वैलिड मैरिज के दौरान, बिटवीन हिज मदर, उसकी मदर, और किसी एनी मैन के द्वारा। तो वही वाली चीज जो मैंने समझाई थी कि ए की शादी हुई है बी के साथ, और ये सी जो बच्चा है इसका जन्म हुआ है वैलिड मैरिज के दौरान, कंटिन्यूअस वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है। दूसरी बात है, और एक बात तो ये होगी, दूसरी बात यानी ये दूसरा फैक्ट है, द फैक्ट दैट विद इन 280 days after its dissolution the mother is remaining unmarried। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो मदर है सी की, ये इसको जन्म देती है सी को 280 डेज के अंदर, चाहे बेशक इसका डाइवोर्स भी हो गया हो, पर लेकिन इस लेडी ने दूसरी शादी ना करी हो, इस बी लेडी ने दूसरी शादी ना करी, रिमेन ये अनमैरिड होनी चाहिए।
बेशक इसका बी का ए के साथ डाइवोर्स हो गया हो, उसके बाद भी 280 डेज के अंदर भी कोई अगर चाइल्ड का जन्म होता है और ये लेडी है, इसने अगर कोई दूसरी शादी नहीं की है, तो shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man। तो ये क्या होगा? कंक्लूसिव प्रूफ होगा किस बात का? कि ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन। तो जो सी व्यक्ति है ये इस ए व्यक्ति का लेजिटिमेट चाइल्ड है, ना कि इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी धर्मज पुत्र होगा इसका, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दोनों ही सिचुएशन में। अनलेस इट कैन बी शोन, जब तक कि दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन फॉर बिगॉटन। तो वही वाली बात ये निकल के आई है, कब तक? जब तक कि जो ए व्यक्ति है ये नॉन एक्सेस प्रूव ना कर दे बी के साथ, कि जब ये कंसीव हुई थी उस टाइम पे उसकी इसके साथ एक्सेस ही नहीं थी, यानी ना तो वो किसी फिजिकली वो टच में था, यानी ये कहीं फॉरेन कंट्री में था या किसी ऐसी जगह था कि आया ही नहीं है 3 साल अपनी वाइफ के पास, या किसी ऐसी बीमारी थी इसको कि ये इसके साथ सहवास कर ही नहीं सकता था, रिलेशंस इसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना ही नहीं सकता था, कुछ ऐसी बीमारी थी, या ये इम्पोर्टेंसी वगैरह थी इसकी जिसकी वजह से इसके साथ रिलेशंस नहीं हो सकते थे बी के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति नॉन एक्सेस प्रूव अगर कर देता है तो ही कंक्लूसिव प्रूव नहीं माना जाएगा उसकी लेजिटिमेट चाइल्ड का, अदरवाइज वो माना जाएगा चाहे वो बच्चा शादी होने के जस्ट बाद 1 घंटे बाद ही पैदा हो जाए, चाहे 1 महीने बाद पैदा हो जाए, चाहे 1 साल बाद पैदा हो जाए, डजंट मैटर, आपके पास कोई भी एविडेंस हो, आप इस बच्चे को इलेजिटिमेट चाइल्ड डिसाइड नहीं कर सकते। इस तरह की प्रिजम्पशन है और ये कंक्लूसिव प्रूफ है तो रिवर्ट नहीं कर सकते इसको, केवल आप नॉन एक्सेस ही प्रूव कर सकते हो, सिर्फ यही है आपके पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। किसी भी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान हुआ हो या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर हुआ हो और उस अवधि में माता अविवाहित रही हो, तो यह इस बात का निश्चयिक सबूत होगा कि वह उस पुरुष की धर्मज संतान है, जब तक यह दर्शित न कर दिया जाए कि जिस समय वह गर्भ में आया हो सकता था, गर्भ में आया था, उस समय विवाह के पक्षकारों के बीच आपसी संपर्क सहवास नहीं था। तो आई होप आपको 1 से 16 समझ में आई होगी। ओल्ड में ये सेक्शन 1 से 12 थी, पुराने लॉ में बस यही चेंज है, बाकी और कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब इसकी सिचुएशंस को समझते हैं सारी चीज को। सेक्शन 1 से 16 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील विद द legitimacy of child born during wedlock. The law presumes that if a child is born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 28 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, it is conclusive proof of its legitimacy, unless it can be proved that the party to the marriage did not have access to one another। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता से संबंधित है और कानून यह उपधारणा मानता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान हुआ हो या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर हुआ हो, उस अवधि में माता अविवाहित रही हो, तो यह उसकी वैधता का निश्चयिक सबूत माना जाएगा। अनलेस इट कैन बी प्रूव्ड दैट पार्टी टू द मैरिज डिड नॉट हैव एक्सेस टू वन एनोदर। कब तक माना जाएगा? जब तक यह सिद्ध ना कर दिया जाए कि विवाह के पक्षकारों के बीच उस समय आपसी संपर्क सहवास नहीं था। ये चीज ऑलरेडी मैंने पहले भी की हुई है, दोबारा रिपीटेशन है तो इसलिए थोड़ा तेज कर रहा हूं इसको। द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 116 और पुराने लॉ की बात करें तो 1 से 12 इज इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो कई बार प्री का क्वेश्चन यहां से भी बनता है आपके लिए कि ये प्रिविजंस जो 1 से 16 की है या 1 से 12 इंडियन एविडेंस एक्ट की है, 1 से 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो कैसी प्रिजम्पशन है? तो इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है,
which can only be rebutted if non-access between the parties is proved। ये केवल रिबुटेड तभी की जा सकती है जब वो पार्टी है वो नॉन एक्सेस अपनी प्रूव करती है। दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम पेट रेस्ट क्वाइम न्यूक्टियो डोमेस्टियाई, दैट इज ही इज द फादर whom द मैरिज इंडिकेट। तो ये मैक्सिम जो है लैटिन वर्ड है, ये यही बताती है कि ही इज द फादर, वही फादर है जिसके साथ ये शादी इंगित होती है, वही पिता है जिससे विवाह इंगित करता है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। उद्देश्य क्या है इस सेक्शन का? द लेजिस्लेटिव स्पिरिट, जो इसके लेजिस्लेचर का इस धारा के पीछे जो उद्देश्य है वो है दिस सेक्शन सीक्स टू स्टेबलाइज दैट एनी चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज मस्ट बी लेजिस्लेटेड। तो जो वैध विवाह के दौरान जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा वैध माना जाए, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो वैलिड मैरिज के दौरान जो बच्चा हो वो लेजिमेट माना जाए, ताकि उसके राइट ना हो। क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसे थोड़ा पता है उसके मदर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना, उसकी तो कोई गलती है भी नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट है बड़ा क्लियर है। अब इलेजिमेट उसको इस तरह से बता दे, मान लो डीएनए टेस्ट के बेस पे या किसी और टेस्ट पे, कितने सारे राइट वायलेशन हो जाएंगे। जिस बच्चे का इस जन्म आया है उसकी ना तो हाँ है ना है, तो उस कंडीशंस में उस बच्चे के राइट का इस तरह से हनन करना भी तो सही नहीं है। द लॉ डज नॉट प्रिज्यूम डिसऑनरेबल और इमोरेबल एक्शन एंड सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है ये यहाँ पे टी आ जाएगा, ये रॉन्ग आ गया टी। नाउ सेक्शन 116 ऑफ बीएसए वाज इनेक्टेड इन 1872। तो आपको मैं बताऊं कि कानून किसी भी अनैतिक या अपमानजनक आचरण का अनुमान नहीं लगाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 है, उस समय बनाई गई थी जब महिलाओं की स्थिति when the condition of women was vulnerable, जब महिलाओं की स्थिति क्या थी, कमजोर मानी जाती थी। So this section was an attempt to protect her chastity। तो जो इस सेक्शन का जो उद्देश्य है, जो ये प्रावधान करती है उनकी मर्यादा की रक्षा करना, ठीक है, चैस्टिटी एंड प्रिवेंट ब्रांडिंग चाइल्ड एज बास्टर्ड, और जो बच्चा है, जो किसी बच्चे को अवैध घोषित किए जाने से बचाने के उद्देश्य से कहा गया। इट हैज बीन केप्ट एज इट इज इन बीएसए, ठीक है। इस प्रावधान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी यथावत रखा गया। क्यों यथावत रखा गया? चाहते तो चेंज कर देते इसको, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कोई लेडी मान लो एडल्ट्री में है या कहीं और भी है, बच्चा किसी और से हो रहा है, अब फादर को कहीं से पता चल रहा है, तो वो कह रहा भाई हम क्यों माने इस चीज को, अब इसको बच्चा अपना। एक तरह से देखा जाए तो अगर मेन जो अल्टीमेट जो लेजिस्लेचर है उसने ध्यान बच्चे के राइट पे दिया है कि फादर का तो चलो फिर भी ये ट्रॉमा झेल जाएगा, पर वो जो छोटा सा बच्चा है जिसे पैदा होते ही कुछ टाइम के बाद ये बताया जाए कि इसका तो पता ही नहीं है इसका बाप कौन है, सोचो उस पर क्या बीतेगी। राइट की तो छोड़ो, बात की बात है। सो उस चीज को ध्यान रखते हुए स्टिल अभी भी हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें इसको यथावत रखा गया है, सेम रखा गया है। इट इज अ प्रिजम्पशन फाउंडेड अपॉन पब्लिक पॉलिसी। ये इसमें जो ये विधिक जो प्रिजम्पशंस है हमारी, ये सार्वजनिक नीति पर आधारित है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के बेस पर आधारित है। आई होप आपको उद्देश्य इसका समझ आया होगा कि क्या है उद्देश्य, क्यों इसको रिवर्टेबल नहीं बना रहे, क्यों डीएनए अलाउ नहीं कर रहे, उसके पीछे का पर्पज क्या, क्यों लेजिस्लेचर ने लॉ चेंज करते वक्त इसमें लाइन ये ना लिख दी कि डीएनए टेस्ट करके, क्यों इसको कंक्लूसिव प्रूफ हटा के सेल्फ प्रूफ वर्ड यूज कर देते कि सेल्फ प्रिज्यूम लिख देते अगर कंक्लूसिव प्रूफ की जगह, तो माइट भी एविडेंस तो दे सकता था व्यक्ति, तो उन्होंने क्यों नहीं किया, उसका रीजन है। आई होप आपको अब समझ आया होगा। द ओनली मैनर प्रूफ ऑफ इलेजिमेट, अवैधता का प्रमाण की बात करेंगे अब हम। तो द ओनली मैनर टू प्रूव दैट द चाइल्ड इज नॉट लेजिमेट इज टू प्रूव नॉन एक्सेस। तो इस सेक्शन के अंदर ही ऑलरेडी बताया गया कि कोई चाइल्ड लेजिमेट है या नहीं है, इसको प्रूव अगर करना है तो सिर्फ आप नॉन एक्सेस प्रूव करो। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द स्पाउस, समझ रहे हैं आप कि, और वो भी किस तरह की नॉन एक्सेस प्रूव करनी है कि आपके पास कोई भी
इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई अवसर नहीं था पति पत्नी के बीच जिससे यौन संबंध बने हों उस टाइम। The fears non-access refer non-existence of opportunity of sexual intercourse like due to physical separation, serious illness, impotency। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये रिपीटेशन है क्योंकि उसी हिसाब से चीजें करी गई मेंस के पर्पज से, तो ये रिपीटेशन है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अप्रवेश का अर्थ है यौन संबंध के अवसर का अभाव, जैसे कि शारीरिक रूप से अलग रहना, गंभीर बीमारी हो गई, नपुंसकता आदि के कारण, है ना। This presumption is largely dependent upon the fact that after marriage the parties have access to each other। तो ये जो उदाहरणा है, ये जो presumptions है, इस तथ्य पर आधारित है कि विवाह के बाद पति पत्नी को एक दूसरे तक पहुंच, संपर्क प्राप्त होती थी या नहीं थी, each other। Therefore this presumption is overthrown by proving that there was no access of husband to his wife। जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि पति को अपनी पत्नी तक कोई पहुंच का अवसर नहीं था, तभी इलेजिमेट चाइल्ड आप कह सकते हो, अदरवाइज तो और ऑप्शन आपके पास है नहीं। बड़ा स्ट्रॉन्ग जो कंक्लूसिव प्रूफ है इस धारा के अंदर। अब कुछ जजमेंट जो आई है ना, उनको समझ लेते हैं। हमने सेक्शन समझ लिया, ऑब्जेक्ट समझ लिया, और कैसे इलेजिमेट कर सकते हो आप वो भी समझ लिया, किस तरह से नॉन एक्सेस प्रूव कर सकते हो आप उसको भी समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट इन चिलकुरी वेंकटेश्वरलू वर्सेस वेंकट नारायण AIR 1954 हेल्ड दैट, क्या अवधारित किया सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर, द प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस मस्ट बी क्लियर एंड सेटिस्फैक्टरी। तो जो सबूत है जिस इस चीज को प्रूव करने का, वो प्रमाण जो है वो स्पष्ट और संतोषजनक होना चाहिए। और इसी प्रकार मैं आपकी बात करूं तो सेतु वर्सेस पलानी 1925 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 112 नाउ सेक्शन 116 ऑफ BSA, यानी 112 धारा जो थी अब 116 हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, अप्लाई इवन वेयर द चाइल्ड इज बॉर्न विद इन अ फ्यू डेज ऑफ मैरिज। तो इसमें ये बताया कि भाई साहब कि ये धारा तब भी अप्लाई हो जाती कि चाहे बच्चा 2, 4, 5 दिन पहले ही पैदा हो गया हो शादी के तुरंत बाद, तब भी अप्लाई होती है। तब भी फादर कौन होगा, आप समझो एक शादी होके आई और 1 महीने बाद उस लेडी को बच्चा हो जाता है या 3 महीने बाद उसको बच्चा हो जाता है, जो कि अपने आप में पॉसिबल है ही नहीं, कि जो आदमी उससे कभी मिला ही नहीं, तब भी वो फादर कौन कहलाएगा, उसका वही कहलाएगा। कौन, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। तो ये है, उस पर भी लागू होती है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात कर लेते हैं। इन गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, दैट की स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कैन नॉट बी अप्लाई इन दिस केस। तो नॉन एक्सेस जैसे किसी को प्रूव करनी है, तो नॉन एक्सेस प्रूव करने के लिए उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड होता है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब संदेह से परे, मतलब 0.1% भी चांसेस ना हो कि ऐसा भी हुआ होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं चाहिए इसमें। बल्कि किस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए, द प्रिजम्पशंस अंडर दिस सेक्शंस कैन ओनली बी डिस्प्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग प्रिपोर्टेंस ऑफ एविडेंस। तो कोई स्ट्रॉन्ग प्रिपोर्टेंस ऑफ एविडेंस होना चाहिए, यानी मजबूत और ठोस साक्ष्यों के प्रबल संतुलन वाली जो हमारी जो थ्योरी है उस तरह की होनी चाहिए, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड नॉट बाय अ मेयर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मात्र साधारण संभावना के संतुलन से नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेयर बैलेंस और प्रोबेबिलिटी से भी नॉन एक्सेस प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ DNA टेस्ट, DNA टेस्ट परीक्षण की प्रासंगिकता एवं ग्राह्यता, स्वीकार्यता। तो वंस द प्रिजम्पशन इज रेज्ड, वंस द प्रिजम्पशन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 116 और पुराने लॉ की बात करें तो 1 से 12, इट कैन ओनली बी रिबूटेड बाई प्रूविंग नॉन एक्सेस बिटवीन द स्पाउस। एक बार प्रिजम्पशन रेज हो गई तो इसको केवल और केवल आप नॉन एक्सेस से ही रिवर्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते, ठीक है।
बिटवीन द स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ के बीच नॉन एक्सेस नहीं था, सिर्फ इसी से आप रिवर्ट कर सकते और नहीं। बाकी नेक्स्ट है आगे, इन गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक बंगाल 1993 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी अलाउड टू प्रूव इलेजिटिमेट ऑफ चाइल्ड अनलेस प्राइमा फेसाई केस इज नॉट मेड इन हस्बैंड फेवर, दैट इज प्रूव नॉन एक्सेस। तो गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बच्चे की अवैधता यानी इलेजिटिमेटी सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण सामान्य रूप से आदेशित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने साथ में यह भी कहा कि जब तक पति के पक्ष में प्रथम दृष्टया ऐसा मामला स्थापित न हो जाए जिससे यह प्रतीत होता हो कि पति पत्नी के बीच नॉन एक्सेस था, अप्रवेश था, तब तक डीएनए परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बताया गया। सिमिलरली अगर बात करें इसी प्रकार से, तो इन कांति देवी वर्सेस पोसीराम एआईआर 2001 द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस निर्णय में अवधारित किया कि द रिजल्ट ऑफ जेन्युइन डीएनए टेस्ट इज सेड टू बी साइंटिफिकली एक्यूरेट एट इट इज नॉट इनफ टू एस्केप फ्रॉम द कंक्लूसिवनेस ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट, नाउ सेक्शन 116 ऑफ बीएसए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया पुनः कहा कि यद्यपि एक वास्तविक जो डीएनए परीक्षण परिणाम वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है, फिर भी यह अपने आप में धारा 112 और जो नई हमारे नए लॉ की बीएसए की धारा 116 जो हो गई है कि कंक्लूसिवनेस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है उसकी, यानी जो अंतिमता है, कंक्लूसिव प्रूफ है, उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि even though DNA test revealed that the child was not born to the husband, भले ही डीएनए परीक्षण से यह पता चले कि बच्चा पति से उत्पन्न नहीं हुआ है, सबके बावजूद भी जो हमारी जो कंक्लूसिव प्रूफ की जो है ना, उसे रिवर्ट नहीं किया जाता। ये कांति देवी वर्सेस पोसीराम में बताया हमें 2001 में। शारदा वर्सेस धर्मपाल एआईआर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया, बताया हमें, निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया, एक सिद्धांत दिया यहां पे कि डीएनए टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस एंड देयर इज अ सफिशिएंट मटेरियल बिफोर द कोर्ट। इफ डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर रिस्पोंडेंट रिफ्यूज टू अंडरगो डीएनए टेस्ट देन द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एन एडवर्स इंटरफेरेंस अगेंस्ट हिम। तो शारदा वर्सेस धर्मपाल में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि डीएनए परीक्षण का आदेश तभी दिया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया मजबूत मामला हो या न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो। यदि न्यायालय के आदेश के बावजूद जो हमारा प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट है, डीएनए परीक्षण कराने से इनकार करता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान यानी प्रतिकूल अनुमान लगाने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये बहुत विवादित सेक्शन है। मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए तो एक तरह से पति पे भी क्या गुजरेगी, अगर उसे मान के चलो कि 6 महीने बाद बच्चा हो जाता है, वो कह रहा है ये मेरा नहीं है, तो क्या गुजरेगी, और उसे नॉन एक्सेस प्रूव करना है और नहीं कर पाए तो क्या होगा, मतलब उसका बच्चा हो गया। तो बहुत ज्यादा चीजों को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट यहाँ चल रहा है, चीजों को स्थापित कर रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर दिस स्टैंडर्ड चेंज आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डीएनए से भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा, सिर्फ नॉन एक्सेस से ही आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज ये कंक्लूसिव प्रूव है 116 के अंदर जो है, वन फैक्ट के एक प्रूव है तो दूसरा फैक्ट उसके लिए कंक्लूसिव प्रूव होगा। तो अब इस चीज को जो मैं आपको बता रहा था, अब इसको चेंज किया गया। किस सेक्शन के अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, नंदयाल बसुंदो बैडविक वर्सेस लता नंदाल बैडविक, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि सेक्शन 112 जो है ऑफ द एविडेंस एक्ट और नाउ सेक्शन 116 ऑफ बीएसए वाज enacted when modern scientific advancement such as DNA tests were not in contemplation of the legislature। तो इन्होंने ये निर्णय दिया कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जब 112 जब आई थी, या अब धारा 116 जो हो गई है, उस समय बनाई गई थी जब डीएनए परीक्षण जैसे आधुनिक वैज्ञानिक साधनों की कल्पना भी विधायिका ने नहीं की थी। उस समय बनाई गई थी। द रिजल्ट ऑफ डीएनए टेस्ट इज सेट टू बी साइंटिफिकली एक्यूरेट ऑल्दो सेक्शन 112 नाउ सेक्शन 116 बीएसए रेज्ड प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ द कंडीशन enumerated therein, but the same is refutable। अब समझो कि न्यायालय ने माना कि डीएनए परीक्षण का परिणाम वैज्ञानिक रूप से अत्यंत सटीक माना जाता है, यद्यपि धारा 112 जो अब धारा 116 है उसमें वर्णित शर्तों की पूर्ति होने पर भी निश्चायक सबूत का अनुमान उत्पन्न करती है, फिर भी यह अनुमान खंडनीय है। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट से इन्होंने यहां पे बता दिया कि रिवर्ट आप कर सकते हो। सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट नाउ 116 बीएसए डज नॉट क्रिएट लीगल फ्रिक्शन but provide a presumption of fact। The court further held that when there is a conflict between a conclusive proof envisaged under section 112 now 116 and a proof based on scientific advancement accepted by the world to be correct, the latter must prevail over the former। न्यायालय ने यह भी यहाँ पे स्पष्ट करा कि कोई विधिक कल्पना उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, बल्कि तथ्य का एक अनुमान प्रदान करती है। अंत में न्यायालय ने यही भी कहा कि जब धारा 112 जो अभी नई जो हमारी जो है 116 के अंतर्गत निश्चायक सबूत और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण जैसे हैं, इनके बीच में अगर टकराव आ जाए तो जो वैज्ञानिक प्रमाण डीएनए की जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय से माना जाता है और उसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये नंदीलाल वसुधाव बैंडवेक में बता दिया। नाउ इस डिसीजन को फिर चेंज करा गया 2023 में। हाउएवर इन अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया 2023 बहुत रेलिवेंट जजमेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस जजमेंट ने बहुत हद तक बैलेंस करके इस चीज को करा हुआ कि हस्बैंड का भी ध्यान रखा जाए और बच्चे का भी ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that in the instant case it is not in the best interest of the child to allow for the DNA test, where the ultimate object for demanding DNA test is not for demanding parental of the child but for proving allegation of adultery which can be proved by adducing any other evidence। तो इसमें क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने कि डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दी। डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं है इन बच्चे के इंटरेस्ट में, वो भी जबकि ये डिमांड ही नहीं करिए कि बच्चे का फादर कौन है। डिमांड किस चीज की करिए? एडल्ट्री की, एलिगेशन किस चीज के? एडल्ट्री, जिसको किसी और एविडेंस भी प्रस्तुत करके मैं कहता हूं अगर प्रस्तुत करके प्रूव किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बेस्ट ऑफ द चाइल्ड अगर बात करें ना, तो ये नहीं है कि अब डीएनए टेस्ट अलाउ करा जाए। Also, since the respondent did not raise any plea of non-access to revert the presumption under section 112 में, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कभी भी जब से ये केस चल रहा है, जो भी चीजें प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उससे लेके अभी तक कभी भी रिस्पोंडेंट ने नॉन एक्सेस के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किया है, जो प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 112 के अंतर्गत नाउ 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। Evidence Act, no prima facie case has been made out. Further, no adverse inference can be drawn as to the illegitimacy of Master Arjun। तो प्राइमा फेसी कोई इस तरह का केस भी नहीं बनता है, तो इसलिए कोई भी एडवर्स फर्दर जो इंटरफेरेंस है वो भी मास्टर अर्जुन की इलेजिमेट के अगेंस्ट नहीं ली जा सकती। अर्जुन वेयर द अपीलेंट डिसअलाउड the paternity test of her child। Also, the court carefully analyzed the law contempt under section 112 and section 114 illustration H and gave its decision accordingly। और इसके अंतर्गत उन्होंने कंपेयर करके चीजों को 112 और 114 में अंतर था वो उसको बताने के बाद चीजों को डिसीजन दिया। साथ ही बताया फर्दर, और द कोर्ट हेल्ड दैट डीएनए टेस्ट शुड नॉट बी अलाउ इन अ रूटीन वे। साथ ही ये बता दें कि डीएनए टेस्ट को
रूटीन वे में अलाउ नहीं किया जा सकता। वेयर द लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड इज नॉट इन क्वेश्चन, और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं जब जो लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड है वही क्वेश्चन में ना हो। एंड वेयर देयर इज अ मटेरियल एविडेंस टू प्रूव द केस, एंड देयर इज अ मटेरियल एविडेंस टू प्रूव द केस, और जहां पे मटेरियल एविडेंस है प्रूव करने के लिए केस, तो ऐसी सिचुएशन में तो दे ही नहीं जा सकता। बट द कोर्ट लेट डाउन दैट डीएनए टेस्ट कैन ओनली बी डिमांडेड, ये भी बताया जाए डीएनए टेस्ट देखो कब कराया जा सकता है। इन टू सिचुएशंस, दो स्थितियों में केवल डीएनए टेस्ट की डिमांड की जा सकती है। व्हेन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज इन क्वेश्चन, तो पहली चीज तो ये कि इसकी लेजिटिमेटी ऑफ की चाइल्ड है वही क्वेश्चन में हो। व्हेन देयर इज अ नो अदर एविडेंस टू प्रूव द केस ऑफ एडल्ट्री, और दूसरी सिचुएशन ये बताई कि जब कोई और भी इस तरह का कोई एविडेंस ना हो जिससे एडल्ट्री प्रूव की जा सके जा रहा। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ, 116 बीएसए 2023। पर ये तो बता दिया आपको कि एलिजिबल जब उसकी बच्चे की जो है अधर्मजता ही उसकी क्वेश्चन में हो, एलिजिबिलिटी ही उसकी क्वेश्चन में हो, तब यह एडल्ट्री प्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस ना हो, यानी दो ही सिचुएशन में आप डीएनए टेस्ट की डिमांड कर सकते हो। साथ ही ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 112 होगा, पर 112 में केवल जो नॉन एक्सेस प्रूव करनी है उसके रिगार्डिंग ही आप बस कर सकते हो, और नहीं है। और तो वो कंक्लूसिव प्रूफ भी है इसमें, ये कर दिया है आपको क्लियर। तो सब्जेक्ट टू दी 112 ही रहेगा। द गुड थिंग अबाउट द जजमेंट इज दैट द कोर्ट डिलीवर्ड इट्स बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द डीएनए टेस्ट ऑन द चाइल्ड व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट हिज बीइंग एन इलीगल चाइल्ड। तो इस जजमेंट को जो कोर्ट ने डिलीवर्ड करा है, जो कंसीडर करिए, तो उन चीजों को सोशल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है उन चीजों को ध्यान में, सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए कि डीएनए टेस्ट से अगर उस बच्चे की चाइल्ड की को जैसे ही इसकी चीज में नॉलेज होगा वो एलिजिबल है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों को ध्यान में दी गई। मोर एवर इट केयरफुली एग्जामिन्स द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अ चाइल्ड आफ्टर द revelation of his illegitimacy. The court also acknowledged a child right to privacy and integrity as recognized and protected under the Convention on the Right of the Children 1989 and Article 21 of the Indian Constitution and protest its through this judgment. तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी बताया कि 21 के अंतर्गत ही फंडामेंटल राइट भी है बच्चे का, और साथ में ही जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन 1989 है उसके अंतर्गत भी ये प्रोटेक्ट है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए रूटीन मैनर में नहीं दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 116 के अंतर्गत ही दिया जा सकता है, पर दो ही सिचुएशन में दिया जा सकता है, जब वो खुद में वो क्वेश्चन हो लेजिमेट चाइल्ड किस एलिजिमेट है या लेजिमेट है, या दूसरा एडल्ट्री प्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं हो, पर ये सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 116 ही होंगे। ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना क्योंकि उसी का ट्रांसलेशन है। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए 2023 लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द लॉफुल बैडलक इज प्रिज्यूम्ड, यानी मैं हिंदी में बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता की धारणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो आप बताओ 112, 116, 114, 115, 112, 116, 114, 115। मैंने ऊपर लिखा हुआ है बीएसए, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग तो मत बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 116। चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन एफ एंड एम, द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड सी विल बी टेकन एज कंक्लूसिव प्रूफ ओनली व्हेन चाइल्ड सी वाज बोर्न विद डेज आफ्टर डिसोल्यूशन, यानी 280, 290, 295, 230। हिंदी में बता देता हूं, एफ और एम के बीच विवाह विच्छेद के बाद बच्चा सी का जन्म हुआ। बच्चे सी की वैधता को निर्णायक प्रमाणों में तभी माना जाएगा जब बच्चा सी विवाह विच्छेद के कितने दिनों के भीतर जन्मा हो। तो आंसर है 280 दिन पर लेडी भी अविवाहित होनी चाहिए, चाहे बेशक डाइवोर्स है पर उसने शादी नहीं करी, तो 280 दिन तक वही फादर माना जाएगा जो उसका, जिससे उस लेडी की शादी हो रखी थी, अब डाइवोर्स हो गया हो। Legitimacy of a child born during the continuance of valid marriage or within 280 days after its dissolution, mother remaining unmarried under section 116 of the BSA 2023 is
इरेवोटेबल प्रिजम्पशन है, ये रेवोटेबल प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रूफ है, नन ऑफ द अबव। हिंदी में समझा देता हूं। बीएसए 2023 की धारा 116 के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान या विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर माता पिता के अविवाहित रहने पर माता के अविवाहित रहने पर जन्मे बच्चे की वैधता किस प्रकार की मानी जाती है? अपरिवर्तनीय अवधारणा, खंडनीय अवधारणा, निश्चायक सबूत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या माना जाता है इसको? ये निश्चायक सबूत होता है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है। ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएसए 2023? तो ये इसका हो जाएगा 116। हिंदी में बता देता हूं, वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता के निश्चायक सबूत का प्रावधान बीएसए 2023 की किस धारा में किया गया है? तो 116 धारा के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 116 ऑफ द बीएसए 2023 इज रेलिवेंट व्हेन देयर इज डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द चाइल्ड। तो हिंदी में बता देता हूं, बीएसए 2023 की धारा 116 के अंतर्गत उपधारणा किस प्रकार के विवाद में प्रासंगिक होती है? तो मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड, पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, बोथ ए एंड बी, गार्जियनशिप ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे की मातृत्व, बच्चे की पितृत्व, ए और बी दोनों बच्चे की। तो क्या है यहाँ पे? बच्चे की पितृत्व यानी पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यानी सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। A child born during marriage is a conclusive proof of legitimacy. A child born during marriage may be presumed as legitimate child. A child born during marriage shall be considered as conclusive proof of legitimacy unless reverted. No presumption will be drawn about a child born during marriage. हिंदी में बता देता हूँ, विवाह के दौरान जन्मा बच्चा वैधता का निश्चायक सबूत है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जा सकता है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैधता का निश्चायक सबूत माना जाएगा जब तक कि इसका खंडन ना हो। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे के बारे में कोई उपधारणा नहीं लगाया जाएगा। आंसर इसका है सी, क्योंकि हमसे पूछा था अप्रोप्रिएट। वैसे तो ए बी स्टेटमेंट सही है, चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, पर इन्होंने कहा था कि अप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त की बात करें तो आंसर हमारे यहां सी हो जाता है, इसलिए यहां पे बी नहीं है, पर बी स्टेटमेंट सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 ए, द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 116 ऑफ द बीएसए 2023 कैन बी रिबूटेड बाय डीएनए टेस्ट। बी, falsus in uno, falsus in homonymous is a rule of law. Choose the correct option. हिंदी में बता देता हूं। ए, बीएसए 2023 की धारा 116 के अंतर्गत उपधारणा को टेस्ट डीएनए द्वारा खंडित किया जा सकता है। फेल्सस इन उनो, फेल्सस इन ओमिनिस विधि का नियम है विकल्प। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ये दो ऑप्शन है, ए और बी, और यहां पे ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो ए गलत है, ए सही है और बी गलत है, ए गलत है और बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताओ। अगर 2014 तक परपेक्षों की बात करें तब तक तो डीएनए से ये आंसर एक्चुअल में डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अभी 2023 की जजमेंट के बाद देखें ना तो ये वाला आंसर इसका सही है, पर ये वाली भी बात सही है। तो अभी के हिसाब से देखें तो आंसर इसमें कोई भी नहीं बनता है, पर 2014 की जजमेंट को अगर ध्यान में देख के अगर करें तो हमारा आंसर ये वाला सही हो जाता है। मैं बता दूं, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ द बीएसए कैन बी रिबूटेड बाय डीएनए टेस्ट। ठीक है। फेबुलस इन फन, फेबुलस इन ओमनिबस इज अ लैटिन फ्रेज व्हिच मींस फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 8, द कोर्ट draws the presumptions under section 116 of the BSA 2023 qua the legitimacy of child born during the continuance of a valid marriage between man and his wife or within 280 days after its
180 days after dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof of paternity of child. बच्चे के मातृत्व का इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा, तो ये रिपीटेशन टाइप से ही है। सेक्शन 116 ऑफ बीएसए 2023 प्रोवाइड फॉर, यानी बीएसए 2023 की धारा 116 किस संबंध में प्रावधान करती है? प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, यानी जीवन की उपधारणा, विवाह की उपधारणा, मृत्यु की उपधारणा या वैधता की उपधारणा। तो ये किसकी करती है? धर्मज पुत्र की उपधारणा करती है, यानी आंसर हो जाएगा डी। The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man. वैलिड मैरिज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना भूल गया था, मैं अभी यही बता देता हूँ। वैलिड मैरिज का मतलब ये होता है कि अगर हिंदू मैरिज कर रहा है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो वैलिड मैरिज होती है, वो मुस्लिम कर रहा है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ऐसे कोई अगर मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं या कोई और धर्म के कर रहे हैं तो स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें वैलिड होना चाहिए। यानी सिंपल थिंग अगर मैं बताऊं तो लॉ के अनुसार वो जो वैधता है एक शादी की वो होनी चाहिए। यानी लॉ जहां परमिट नहीं करता वहां नहीं कर सकती। जैसे हिंदू लॉ परमिट नहीं करता है 2 शादियां एक साथ करने की। यानी अगर आपकी शादी के दौरान, है ना, आपने शादी की, अब आप दूसरी शादी कर रहे हो, उस दौरान अगर आपकी पत्नी जिंदा है या आपका पति जिंदा है तो वो क्या है? वॉइड मैरिज होगी। तो ऐसी शादी वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो यहां वैलिड मैरिज का मतलब वो है। मैं दोबारा से बताऊं, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन is conclusive proof that he is the legitimate child of that man unless it can be shown that the parties of the marriage has no access to each other at any time when the child could have been begotten। तो आंसर इसका वैसे यही मिल गया है, क्लियर। हिंदी में है, यदि कोई व्यक्ति अपनी माता और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान जन्मा तो यह निश्चयिक सबूत है कि वह उस पुरुष का वैध पुत्र पुत्री है जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि विवाह के पक्षकारों के बीच उस समय कोई सहवास नहीं था जब बच्चा गर्भित हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रोवाइड इरेवोकेबल प्रिजम्पशंस। तो बीएसए 2023 की निम्नलिखित में कौन सी धारा अपरिवर्तनीय उपधारणा प्रदान करती है? बता दो आप कौन सी धारा करती है? सेक्शन 79, सेक्शन 85, सेक्शन 105, सेक्शन 116, यानी धारा 79, धारा 85, धारा 105, धारा 116। तो आंसर इज, कौन सा उत्तर सही है इसका? 116। थैंक यू सो मच।